Assalamualaikum. Good morning. कौन आ गया भैया? Welcome to Rise and Shine on 365. कैसे हैं आप? कैसे हैं ज़ुएब? मैं ठीक, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी जी। इतना कुछ होने के बाद भी बिल्कुल ठीक है। सही बात है। तो जनाब गुड मॉर्निंग और राइज एंड शाइन के साथ हम आपको वेलकम करते हैं। आज शो में आपको क्या कुछ आपके सामने लेकर आएंगे, बहुत कुछ लेकर आएंगे, देखने को मिलेगा आपको। पहले तो ये जान लीजिए कि आज हम रोज़ की तरह बड़े इवेंट के बड़े मुकाबले यानी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे, जिस पर कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं तुम जीतो या हारो। क्या 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 हमें तुमसे प्यार है। तुम क्या क्या दोबारा कहेंगे आप? ये नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जीतो या हारो नहीं है, ये प्रोफेशनल क्रिकेट है। आप एक गेम खेल रहे हैं, उसके पैसे आप ले रहे हैं, तो आपको एक प्रोफेशनल क्रिकेट ही खेलनी है। वहां पर आपने दिखाना है कि आप प्रैक्टिस करके आए हैं और आपका ये काम है, ब्रेड एंड बटर है आपका। तो अब तुम जीतो या हारो नहीं, कोई ऐसी हमने आपको ये कोई मतलब ओलंपिक्स नहीं हो रहे हैं कि जहां पर आपको भेज दिया हमने खेलने के लिए। इस पे डिस्कस करेंगे, हम आपको मौका देंगे बिल्कुल ये सारी बातें करने का। जनाब इसके बाद आपको मिलवाएंगे ताइक्वांडो के एक ज़बरदस्त खिलाड़ी से, और ताकि आपको ये पता चल सके कि इस कंट्री में क्रिकेट के अलावा भी और कई सारे खेल हैं जिनको हमें इनकरेज करना चाहिए। इसके अलावा मुलाकात होगी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से रोज़ की तरह, और आखिर में बात करेंगे शहर कराची में जारी इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस की। तो जनाब देखते रहिए, और थोड़ा सा मैं डर रही हूँ आज वेब से, तो आप लोग रेडी रहिए जी। क्रिकेट पे जब बात होगी, अच्छी बात क्या है? अच्छी बात से कर ले। अच्छा जी, अच्छी बात है, being defeated is often a temporary condition, but giving up is what makes it permanent. तो जनाब छोटी छोटी अपनी फेलियर्स को आप ज्यादा सीरियस ना लें, और कभी कभी खेल में हिम्मत ना ऐसा हारे, हो जाता है तो हिम्मत ना हारे। तो हार जीत होती रहती है खेल का हिस्सा, लेकिन हार जीत कंपैरेटिव क्रिकेट या कोई भी गेम आप खेल रहे हैं तो नजर आए कि आप लड़के हारे तो फिर होता है ज़ाहिर। बिल्कुल। तो अब टॉप न्यूज़ की तरफ चले, जल्दी जल्दी आपको आगे ले जा रही हूं। हमारी टॉप स्टोरी यही है, क्रिकेट से जुड़ी है। चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में पाकिस्तान और भारत के टाकरे में रिवायती हरीफ भारत ने आपको एकतरफा मुकाबले में हरा दिया, और बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, तमाम ही डिपार्टमेंट्स में आपको स्ट्रेटजाइज कैसे किया उनके कप्तान ने, उनकी टीम ने क्या प्लानिंग की, तमाम ही डिपार्टमेंट्स में आपको यू वर बोथ हैंड्स अप, और बिल्कुल भी कोई जवाब नहीं था भारतीय प्लानिंग का आपके पास। पाकिस्तान ने पहले खेला, टॉस जीता रिजवान ने, और फैसला ये किया कि वो बैटिंग लेंगे। कहा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान, क्योंकि देख रहा था पाकिस्तान विकेट को 280-290 रन बना लेगा, लेकिन ज़रा मुश्किल ही लग रहा था, और यही हुआ। पाकिस्तान टीम ने एक बहुत कम हदफ बनाया जिसको बआसानी अचीव कर लिया भारत ने। विराट कोहली ने जो इनिंग्स खेली बहुत ज़बरदस्त, शुभमन गिल ने बेहतरीन इनिंग्स खेली, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई बॉलर, कोई बैटर अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सका। तो इस पर हम तफसीली तौर पर बात करेंगे। तो टॉप स्टोरी में तो इतना ही आपको बता सकते थे कि हार गया, और अगर मगर का खेल अब जारी है, शुरू हो चुका है। बस अब जाहिर है कि अगर ये हो गया तो वैसे हो गया, और इस पे मजीद बात करेंगे, एनालिस्ट भी ज्वाइन करेंगे। आई थिंक बहुत ज्यादा बातें होंगी आज। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जाएंगे, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जनाब वेलकम बैक। जैसे कि आप सब जानते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी के काले बादल पाकिस्तान के जो छाए हुए हैं उनके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। अब बिल्कुल ऐसा ही मजीद बात करेंगे हम। पाकिस्तान और भारत के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को एकतरफा एक मैच हुआ, वन साइडेड मैच हुआ, और शिकस्त दे दी। काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट है पाकिस्तानी फैंस जिस तरह पाकिस्तान टीम ने खेला है। न कैप्टनसी नज़र आई रिजवान की, न किसी बॉलर की, न किसी बैटर की इंटेंट नज़र आई, न फिटनेस नज़र आई। बॉल कैसे पकड़ते हैं ये नहीं पता आपको, आपकी फील्ड प्लेसमेंट क्या है ये आपको नहीं पता। शाहीन शाह अफरीदी को आपने मिड ऑफ पर लिया हुआ है, सर्किल के अंदर, जहाँ पर एजाइल फील्डर चाहिए आपको, वहाँ थर्ड मैन पे भेजना चाहिए था उसको। इसके बाद कैचेस आप ड्रॉप कर रहे हैं, बल्ला कैसे पकड़ना है ये आपको नहीं पता, गलत टाइम पे गलत शॉट खेल रहे हैं आप।
बॉलिंग कहाँ करानी है आपने, लेंथ क्या होनी चाहिए ये आपको नहीं पता, तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये जो क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, ये यकीन कीजिए ये फर्स्ट क्लास लेवल पर भी नहीं होती है। ये यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के लेवल पर इस तरह की क्रिकेट खेली जाती है जो टीम पाकिस्तान ने कल भारत के साथ खेला। भारत एक टॉप क्लास टीम है, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट इट। अब तो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ही हैं जो कि जिनका टाकरा होना है। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज मैं कहूंगा बिफोर इंट्रोड्यूसिंग गेस्ट, ये जो राइवलरी की हम बात करते हैं ना, ये मुझे भी ये लगता है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि राइवलरी नहीं है, क्योंकि दो बराबरी की बुनियाद पे जो टीम्स होती है उनमें राइवलरी होती है। तो कैसी राइवलरी है ये? बिल्कुल ऐसा नहीं है। पहले कभी हुआ करता था कि पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी होती थी, लेकिन अब नहीं है। दो बराबर की टीमों में, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की तो हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की कोई राइवलरी अभी तक, अब जो टीम की परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। जी बिल्कुल। इसी पे मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मनोज जोशी ने सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इंडिया से हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो मनोज, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है इंडियन टीम की, और वाकई खेल के मज़ा, देख के मज़ा आया है, तो आई एम श्योर उनको खेलने में भी मज़ा आया होगा। यहाँ पे पाकिस्तान में तो काले बादल छाए हुए हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, उस पर हम मजीद बात करेंगे। जी देखिए, आपकी बात सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आप वाकई क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपको बहुत मजा आया। जी। सच बताऊं तो मुझे बहुत मजा नहीं आया। अच्छा। मजा इसलिए नहीं आया कि एशियन मुल्क, देखिए क्रिकेट अपना भारतवासी होने के नाते तो मैं गर्व करता हूँ, प्राउड करता हूँ, फीलिंग है ये। लेकिन एशियन टीमों का बिल्कुल धीरे धीरे करके रुखसत होना, बाहर होना। अब बताइए, श्रीलंका से मैं शुरुआत करता हूँ। श्रीलंका की टीम जो भारत को हराती है, श्रीलंका की टीम जो ऑस्ट्रेलिया को हराती है, वो टूर्नामेंट में है ही नहीं कहीं। और फिर पाकिस्तान पे आ जाइए, पाकिस्तान जिस तरह से दोनों मैचों में सरेंडर करती है, इस तरह से पाकिस्तान को इतना ज्यादा हाल बेहाल तो हमने पहले कभी नहीं देखा। हम तो पाकिस्तान के प्लेयर्स को बड़ा गर्व करते थे। हमारे यहाँ मैं अक्सर कहा करता हूँ कि एकेडमी में जाने वाला बच्चा जो लेफ्ट आर्म पेसर हो, तो उसके फादर जो है जब कहते हैं कि भाई इसको वसीम अकरम बनाना, तो कितना अच्छा लगता है, दिल खुश हो जाता है। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है। कहाँ चले गए आपके वो यूनिस खान, कहाँ चले गए मोहम्मद यूसुफ, कहाँ चले गए आपके जो इंजमामुल हक, या आज कुछ देर पहले की बात करें तो मिसबाउल हक जैसे प्लेयर भी नहीं है। तो आपका जो है ना, कमर्शियल्स में बिजी है असल में कमर्शियल्स करने में बिजी है वो। 80 और 90 के दशक में जो क्रिकेट खेला जाता था ना, अब बिल्कुल उसी ढर्रे पर आ गए हैं। मॉडर्न डे क्रिकेट से हम अलग हो गए हैं, पाकिस्तान अलग हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, विद ड्यू रिगार्ड्स टू पाकिस्तान। क्योंकि 80 और 90 के दशक में आप अपना विकेट बचाकर और आखिर में एक्सेलरेट किया करते थे, लेकिन तब आपके पास जहीर अब्बास थे, तब आपके पास जावेद मियांदाद। एक्सेलरेट तो तब करे ना जब आपके अंदर कैपेसिटी हो, आपके अंदर स्किल इतना ज्यादा हो, क्राफ्ट हो आपके अंदर, ये इसके लिए भी क्राफ्ट चाहिए, एक्सेलरेट ऐसे नहीं होता। उसी मुद्दे पे मैं आ रहा हूं कि आज वो स्किल वगैरह सब कहां चली गई, वो माइंडसेट कहां चला गया, वो जो अपनी कंडीशंस को जो पढ़ने का जो एक अंदाज होता है टीम का, वो सब कहां चला गया। ये हालत तब है जबकि आपके साथ जो पुराने प्लेयर हैं, चाहे वो अजहर महमूद हो, आकिब जावेद जो चीफ कोच हैं, आकिब जावेद हैं, वो हों, जब सारे आपके साथ दिग्गज लोग जुड़े हुए हैं, तो क्या सारे दिग्गज वही निर्देश मानने के लिए मजबूर हैं कि जो आपके पीसीबी चीफ ने कह दिया वो सत्य वचन, वो पत्थर की लकीर, या तो उनको बोलने नहीं दिया जा रहा, या फिर प्लेयर्स में वो कैपेसिटी नहीं है। कोई एक बात तो दोनों में से जरूर है। बिल्कुल। मनोज जी, हमें अब्दुल माजिद भट्टी साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, काले बादलों पे बात हो रही है जो चैंपियंस ट्रॉफी की हमारे ऊपर मंडला रहे थे। छा गए हैं अब, बल्कि ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई अगर देखा जाए तो, अगर मगर ही है। क्या कहेंगे, कल की परफॉर्मेंस कैसी रही? सरवत और जोएब बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने तो इसलिए काले कपड़े पहन लिए कि आज हम शोक बनाए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। देखें, सही बात, ये बॉर्डर्स के उस पार से ये गुफ्तगू हो रही है। हमारे मुल्क में भी मनोज साहब शायद हमारे टीवी चैनल नहीं देखते, हमारे जितने फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, हमारे जितने जर्नलिस्ट हैं, सब इसी किस्म की बातें कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए, बेसिकली ये हमारे सिस्टम पर सवाल है कि हमारा जो क्रिकेटिंग सिस्टम है 2019 में, देखें ये खराबी हुई कहाँ सरवत और जोएब, 2019 में जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई नहीं कर सका, उसके बाद जब टीम वापस आई और श्रीलंका ने T20 सीरीज
में पाकिस्तान को 3-0 मारा, वहां जब सरफराज अहमद को कप्तानी से हटाया गया, ये खराबी वहां पैदा हुई। फिर सोने पे सुहागा 2023 का एक और जब वर्ल्ड कप हुआ, ठीक 4 साल बाद, हमने पहले बाबर आजम को कप्तानी से हटाया, शाहिनशाह अफरीदी कप्तान बने, फिर बाबर आजम को दोबारा हमने लगाया। फिर जब T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में डिजास्टर हुआ, हम अमेरिका जैसी टीम से हार गए। देखिए, पाकिस्तान के किसी क्लब की टीम जहां जोएब रहते हैं या जहां जोएब खेलते हैं, उस क्लब की टीम को भी अगर अमेरिका के खिलाफ ले आए, शायद अमेरिका जीत जाए, लेकिन फाइट दे के जीतेगा, लेकिन हम अमेरिका से भी वर्ल्ड कप हार गए। मेरे ख्याल में गैर मुस्तकिल मिजाजी और गलत फैसले जो हैं आज पाकिस्तान क्रिकेट को इस नहज पर पहुंचा रहे हैं। भट्टी साहब ये भी बताए ना, देखिए एक तो पहले ये होता था, पहले की क्रिकेट में, इससे पहले वाली जो लॉट थी, हम ये कहते थे कि अंडर प्ले किया है इसने शायद इस लड़के ने, या कहीं ना कहीं कोई मामला है, यानी जरा सस्पिशियस है कोई मामला। अब तो इन लड़कों का ये लगता है कि अंडर प्ले करने की तो बारी नहीं आती ना, इनके अंदर स्किल्स ही नहीं है। यानी फर्स्ट गियर में जब जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता रीबिल्ड कर रहे हैं, तो उनके पास सेकंड गियर थर्ड गियर है ही नहीं कि उन्हें शिफ्ट करना है उसको। बिल्कुल जोएब, इस वक्त हमारे पास प्लेयर्स का इतना काल पड़ा हुआ है कि पिछले दिनों कुछ साल पहले जब पाकिस्तान की एक टीम अनाउंस होने वाली थी और मीडिया में टीम लीक हो गई, इंजमाम-उल-हक चीफ सिलेक्टर थे, मैंने कहा कप्तान ये तो टीम लीक हो गई और आपके अनाउंसमेंट से पहले ही मीडिया में चल रही है। उन्होंने कहा कि आप मुझे ये बताएं कि किन 2 प्लेयर्स को मैं निकाल दूं और किन 2 प्लेयर्स को डाल दूं। उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये इंजमाम-उल-हक कह रहे थे। तो कहने का मकसद है कि हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। तो पाकिस्तान में देखें, इस वक्त प्लेयर जो है वो सिस्टम से ऊपर है, वो अपनी मर्जी से क्रिकेट खेलता है। हारिस रऊफ जब चाहते हैं टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, जब चाहते हैं वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते। शाहिनशाह अफरीदी पिछले दिनों, मनोज जी आप कहिएगा, बिल्कुल मनोज जी आप ये बताइएगा आप ये बताएं मनोज जी कि पाकिस्तान में तो यानी अगर इमामुल-हक आउट हो ही गया है टीम से, तो उसके बाद जनाब अगर आपका एक ओपनर अनफिट हो जाता है, तो उसके बाद अगला नाम कौन सोचे जी फखर जमान को लें, वो अनफिट है लेकिन उसको ले लें, फखर जमान आ गए, फखर जमान अनफिट हो जाते हैं, तो फिर और सोचे भाई नाम कोई सोचे पुराना 4-5 साल 6 साल पुराना नाम इमामुल-हक को ले आओ। यानी कोई आपके पास ओपनर नहीं। और मैं भारत को देख रहा था, उनकी बेंच स्ट्रेंथ, यानी तिलक वर्मा इस टीम में नहीं जगह बना पा रहा, इस टीम में सूर्य कुमार यादव जगह नहीं बना पा रहा, इसमें पंट जगह नहीं बना पा रहा, इसमें वॉशिंगटन सुंदर जगह नहीं बना पा रहा, और हमारे यहाँ इमामुल-हक खेल रहा है, जसवाल जगह नहीं बना पा रहा है। जसवाल की जो परफॉर्मेंस है अभी हमने टेस्ट मैचेस में देखी, हमारे मुल्क में कोई प्लेयर इतनी परफॉर्मेंस देता वो T20 भी खेल जाता। मैं यही कह रहा हूं। मनोज जी आप बताइएगा, यहाँ घूम फिर के इमामुल-हक ही नजर आ रहा है कि घर में बैठा है वो, कि आ जाओ जी खेलना है, आपकी पर्ची निकल आई है, आपकी आ जाए। क्या हो रहा है ये? आपने विराट कोहली को जो प्रेजेंटेशन के समय बोलते हुए शायद सुना हो, उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्लैरिटी होनी चाहिए। वहां मुझे लगता है पाकिस्तान थोड़ा सा कहीं ना कहीं पाकिस्तान मात खाता है, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है वहां पर। अब आप खिलाड़ी को जब डब्बा समझने लग जाएंगे, यार इस डब्बे को उठा के यहाँ रख दिया और इस डब्बे को उठा के यहाँ रख दिया, तो फिर आप खिलाड़ियों का सम्मान ही नहीं करेंगे, रिस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो फिर वो खिलाड़ियों के अंदर भी ना एक असुरक्षा की भावना, इनसिक्योरिटी की भावना पैदा हो जाती है। इसीलिए वो अपना इंडिविजुअल गेम खेलने लग जाते हैं। मोहम्मद रिजवान को मैंने कितने ही मैचों में, आपको कई उदाहरण मैं दे सकता हूं, जब वो अपनी टीम के लिए खेले ही नहीं, वो सिर्फ अपने लिए खेलते दिखाई दिए। बाबर आजम पहला मैच जो था न्यूजीलैंड के खिलाफ, वहां 52 डॉट बॉल खेल लेते हैं। भाई आपको टीम में जगह बनानी है, टीम में पक्की जगह करनी है, आंकड़ों का खेल है। अब आप कितना इंपैक्ट होता है, अगर ये सोच भारत की होती तो वो खिलाड़ी कब का बाहर कर दिया गया होता। पहले मैच में शुभमन गिल जाते हैं, मैच को फिनिश करके आते हैं, सेंचुरी बनाकर आते हैं। दूसरे मैच में विराट कोहली जाते हैं, मैच को फिनिश करके आते हैं, सेंचुरी बनाते हैं। तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो अब रोहित शर्मा अगर चाहते तो पता नहीं कितनी हाफ सेंचुरियां बना लेते। मैं सेंचुरी की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि उनका खेलने का जो शैली है खेलने की, वो बहुत तेज है, बहुत आक्रामक है। ऐसी स्थिति में उनके जो 40 से 50 के बीच में उनके आउट होने का सिलसिला बहुत ज्यादा रहता है, लेकिन वो 40 से 42-44 रन जो हैं वो इतना इंपैक्ट डालते हैं भारतीय टीम पर कि वो जीत की एक तरह से आधारशिला रख देते हैं, बेस तैयार कर देते हैं। तो ये मैं समझता हूं कि इंडिविजुअली जब तक आपका खेलने का सिलसिला जारी रहेगा,
तब तक ये सब स्थितियां आती रहेंगी। और रही सही कसर जो है, जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, जिन्होंने टीम सेलेक्ट करके दी है, जिन्होंने स्कीम ऑफ थिंग्स के जो खिलाड़ी थे आपके, उनको बाहर कर दिया। भाई फॉर्म तो जो है खिलाड़ी की ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन आपको क्लास ढूंढनी पड़ेगी। जो खिलाड़ी बहुत अच्छी क्लास के हैं उनको रखना चाहिए था। अब आप देखिए आपके कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, आमिर जमाल हो गए, या फिर सुफियान हो गए, या फिर आपके कई ऐसे प्लेयर जो रेगुलर आपके नियाजी हो गए, उन पर आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन उनको उठा के आपने दूध में मक्खी की तरह उठा के बाहर भट्टी साहब को अगर हम शामिल गुफ्तगू करें, सर ये बताइए 25 ओवर्स में डॉट बॉल्स यानी कोई रन नहीं बनाया। इससे पहले भी 25 ओवर्स हुए, कोई डॉट बॉल्स। इसका क्या मतलब क्या देखा जाए, गली मोहल्ले में खेल रहे हैं और दुख भी होता है। मतलब ये इससे बेहतर तो हमारे क्रिकेट सड़कों पे जो खेलने वाले लड़के हैं वो ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं। कोई स्ट्रैटेजी, कोई फॉर्मुलेशन, और जैसे मनोज साहब ने कहा इंडिविजुअली खेल रहे हैं। ऐसे लग रहा है एक एक करके आएगा वो मेडल लेके चला जाएगा। बिल्कुल सरवत, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आपने इतनी डॉट बॉल खेली, और अगर डॉट बॉल खेलकर आपने चले इनिंग्स को सहारा दिया तो फिर आप रिकवरी करें ना। फिर आप 290 300 रन बनाए, फिर आप 242 पर 41 पर ऑल आउट हो गए। तो मतलब इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। देखिए क्रिकेट को सरवत और जोएब, मैंने और आपने तबाह नहीं किया। आज पाकिस्तान की क्रिकेट जहां खड़ी हुई और हमारे दोस्त जो भारत में बैठे हुए जो तबसरा कर रहे हैं, इसमें क्रिकेटर्स को हम दोष देंगे, क्रिकेटर्स ही इसके जिम्मेदार हैं। आज जो लोग सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं, आकिब जावेद, अजहर अली, असद शफीक, और ये पाकिस्तान की यूनिक सिलेक्शन कमेटी है दुनिया की जोएब, जिसमें हसन चीमा जो एनालिस्ट है, जो उनको स्टेट्स प्रोवाइड करते हैं, वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। फॉरवर्ड टेस्ट अंपायर अलीम डार वो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर है। अलीम डार ने नो डाउट फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन इस तरह सिलेक्टर नहीं बनते। नहीं तो भट्टी साहब मुझे ये बताएं ये शाहीन शाह आफरीदी जो हैं, ये क्या मतलब ऑलराउंडर जबरदस्ती बनना चाह रहे हैं? ये मुसल्लत होंगे ऑलराउंडर बन के हमारे ऊपर? यानी कौन सी इनकी ऐसी सपोर्ट है कि ये नसीम शाह से ऊपर ही आते हैं कुछ भी हो जाए, और हमेशा फेल होते हैं, फिर ये मिड ऑफ पे खड़े होते हैं जाकर? यानी जहां पर हमें एक फील्डर ऐसा चाहिए जो कि रन आउट करेगा, लेकिन शाहीन शाह हमेशा हमने देखा कि बॉलर्स को थर्ड मैन पे भेजा जाता है, थोड़ा रेस्ट, ये यहां पे मिड ऑफ पे खड़े हो रहे हैं आकर। और बॉलिंग में ये हाल है कि इतनी प्रिडिक्टेबिलिटी है, इतना प्रिडिक्टेबल है कि या तो वो पैड्स पे कराएंगे आपको इन स्विंग, और जब बाहर से आप आएंगे तो बैट्समैन को पता है कि आउट स्विंग होगी तो फिर शॉट होगी, वरना पैड पर डालेगा बॉलर। कोई बताने वाला नहीं है। प्लेयर्स बड़े हो गए वाकई गेम से। ये देखिए, अगर प्लेयर्स कोई गलत हरकत करता है या प्लेयर टीम मैनेजमेंट की नहीं मानता, तो आप प्लेयर को ड्रॉप करें। मैं आपको एक मिसाल दूं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े प्लेयर थे एंड्रयू साइमंड्स, पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। एंड्रयू साइमंड्स, उनकी ऑफ द फील्ड जो एक्टिविटीज थी वो अक्सर कभी नाइट क्लबों में, कभी कहीं कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर गुजरते थे जिससे वो मीडिया की सुर्खियों में आते थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने उनको 2-3 बार वार्न किया, उनकी काउंसलिंग की, फाइनली उसको टीम से निकाल दिया। अगर कोई प्लेयर कोचेस की नहीं मान रहा, अगर कोई प्लेयर कप्तान की नहीं मान रहा, तो फिर प्लेयर के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तो मतलब ये चीजें जो हम लोग और आप बाहर बैठे हुए टेलीविजन पर देख रहे हैं, जो नहीं बड़ी साहब आपने देखा ना कि मिड ऑफ पे क्यों खड़े, यानी आप मिड ऑफ पे शाहीन शाह आफरीदी का क्या काम है? देखिए, ये तो अब कप्तान को सोचना चाहिए ना कि कप्तान उसकी मर्जी की उसको फील्ड में जगह कैसे देगा। जहां कप्तान बेहतर समझता है उसको भेजे। लेकिन यहाँ वही बात है जो मैंने थोड़ी देर पहले की, कि प्लेयर बड़े हो गए, खेल जो है वो नीचे चला गया। जब इदारा कमजोर हो और इंडिविजुअल स्ट्रांग हो जाए तो फिर तो नताइज ऐसे आना है। देखिए, पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ तो अभी आज की हम बात करें तो कोई राइवलरी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी शो पे कहा कि इक्वालिटी नहीं है। जब तो फिर राइवलरी नहीं है। मनोज साहब थोड़ी जी भट्टी भाई, सरवत, अगर आज भी आप स्टैट्स देखें तो पाकिस्तान ने इंडिया से ज्यादा मैचेस जीते हैं। ये कब जीते? 80s और 90s में, 20 साल पहले, 25 साल पहले। पाकिस्तान जी, अब इंडिया पाकिस्तान के करीब करीब आ रहा है। उसकी वजह कि हम लगातार 2017 चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के बाद
5वां मुसलसल मैच भारत के खिलाफ हार गए, तो मतलब हमारे क्रिकेटिंग सिस्टम पर सवाल तो है। सर वो सवाल यही है भट्टी साहब के बड़ी डाइसेक्शन की बात हो रही थी 19 की वर्ल्ड कप के बाद, T20 के बाद बड़ी सर्जरी होगी, वो सर्जरी कहाँ हुई है वो नजर नहीं आ रही। मनोज जी देखिए सर्जरी कुछ भी नहीं है, ये सब मीडिया की हेडलाइंस हैं। मीडिया को हेडलाइन देके वक्ती तौर पर लॉलीपॉप दे दिया जाता है, उसके बाद परसों उन्होंने कह दिया ना कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ बस मनोज जी कोहली की परफॉर्मेंस पे कोई बात करेंगे? वैसे तो जितनी बात की जाए कम है। कोहली एक गोट है, यकीन करें ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम अगर कहा जाए कोहली को तेंदुलकर के बाद तो गलत नहीं होगा। पाकिस्तान के खिलाफ जो इनिंग्स रही है जरा इस पर कुछ फरमाइए। देखिए 51वीं सेंचुरी और फास्टेस्ट 14,000 रन, और जिस तरह से वो नफासत के साथ जो खेलते थे, पहले कवर ड्राइव और फ्लिक जिसके वो फनकार माने जाते थे, यही कवर ड्राइव उनके लिए टेस्ट मैचों में बड़े परेशानी का सबब बने, तो उनको 5वें 6ठे 7वें स्टंप की गेंद पर टारगेट किया जाने लगा। लेकिन कोहली में ना एक जिद है, वो जैसे सचिन तेंदुलकर थे ना, वो थोड़े से फ्लेक्सिबल थे, उनको लगा कि भाई मैं एक तरफ शॉट खेल के मैं फंस रहा हूं तो उस तरफ वो शॉट ही नहीं खेलते थे और उस पर वो डबल सेंचुरी भी बना जाते थे। लेकिन विराट कोहली हमेशा इस बात को गलत साबित करने में लगे रहते हैं, एक चैलेंज की तरह हर चीज को लेते हैं कि भाई अगर मैं यहाँ पर फंस रहा हूं तो मैं यहीं पर ही शॉट खेलकर अपनी कवर ड्राइव की जो है खूबी खासियत वो मैं उजागर करूंगा। लेकिन अब आप ये देखिए कि आज उनमें ये जो पारी इन्होंने खेली उसमें कवर ड्राइव उनके फिर से रिवाइव हो गए, उनके फ्लिक शॉट फिर से रिवाइव हो गए। नहीं तो हमारे तो हैदराबाद के जो प्लेयर्स थे वो फ्लिक शॉट के फनकार माने जाते थे। ये दिल्ली का अकेला ऐसा प्लेयर है कि जो इतने अच्छे तरीके से फ्लिक शॉट खेलते हैं, कलाइयों का अच्छा ऑकवर्ड पोजीशन में भी खेल देता है फ्लिक, वो ऐसे ही है, थोड़ा ऑकवर्ड भी हो जाता है, पोजीशन में भी खेल लेते हैं बिल्कुल। और उनके साथ में श्रेयस अय्यर देखिए, जो कभी शॉट पे डिलीवरी पर उनको ठप्पा लग गया था, ये शॉट पे डिलीवरी जो है खेल ही नहीं पाते। लेकिन अब आप देखिए उन्होंने थोड़ा सा अपना स्टांस चेंज किया, थोड़ा सा साइड पर आए और उसके अलावा शर्ट बैट से खेला है। ये खास बात है कि शर्ट बैट से खेला, उन्होंने रिस्क नहीं लिया। सबसे ज्यादा कैचेस भी लेने का उनको रिकॉर्ड है। मनोज जी बस क्या बताएं आपको अपना हाल। मनोज जी जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं हम। और जोड़ना चाहूंगा कि जिस तरीके से आपके यहाँ से स्क्वैश खत्म हो गया, स्क्वैश के आप चैंपियन थे, हॉकी आपके यहाँ से खत्म हो गई, हॉकी के आप चैंपियन थे, पिछले 3 ओलंपिक से आप उसमें क्वालिफाई बस आगे ना बढ़िएगा, खुदा रहा आगे मत बढ़िएगा, खुदा रहा आगे मत बढ़िएगा। क्रिकेट पर आ रहा हूँ, क्रिकेट जो धर्म है, क्रिकेट जो धर्म है आपके देश में, हमारे देश में, उसको धर्म रहने दीजिए। और भारत पाकिस्तान की जो राइवलरी है उसको अब वो बैसाखी पे मत आने दीजिए। बड़ी साहब देखिए आप गायब रहे ना हमारे शो से, ये हो गया। देखिए हम यही कह रहे थे आपसे, आप हमारे शो से गायब रहे और यही हुआ टीम के साथ जो नहीं होना चाहिए। मनोज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जोशी स्पोर्ट्स एनालिस्ट, अब्दुल मजीद भट्टी साहब, अब्दुल माजिद, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भाई सुबह ही सुबह इस तरह की बेइज्जती हजम नहीं हो रही। नहीं ना, आपकी फिटनेस ही नहीं है। पहली बात तो ये कि आपके लड़कों की फिटनेस ही नहीं है, 100% फिट नहीं है कोई भी लड़का। I mean on so many levels we went wrong and I really hope कि उन गलतियों से हम सीख जाएं। मुश्किल लग रहा है लेकिन चले, एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। वापसी कर लेगा वापसी द किंग कर लेगा, वापसी कर लेगा। हाँ वापसी कर लेगा, पता नहीं कहाँ है वो किंग। जनाब छोटी सी ब्रेक पे जाइए, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होती है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो पाकिस्तान से दूर है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं। जी इसी तरह हमें आज ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन यूएसए से। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर काशिफ, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड गिविंग अस योर टाइम। गुड मॉर्निंग। वहाँ तो गुड नाइट चल रही होगी ह्यूस्टन में। बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे पास गुड इवनिंग है, 11:15 बज रहे हैं रात के। राइट, आप लोग खैरियत से ठीक ठाक है? सोब मना लिया आप लोग? काजी साहब मुझे बताएं, आप सर्जरी वगैरह कर लेते हैं? वो तो हमारे चेयरमैन को करनी थी लेकिन शायद वो किसी और कामों में मसरूफ हो गए, तो वो सर्जरी तो खुद ही हो गई। कल नजर आ गया, सब पोस्टमार्टम हो गया, आपकी टीम का, आपके स्ट्रक्चर का, आपके निजाम का, आपके मुल्क का, तो सब कुछ तो सब खुल के सामने आ गया ना कल। सही बात है। सही बात है जी। क्या उम्मीद लगाई थी और क्या सामने आया? काशिफ साहब बताइए कुछ। ह्यूस्टन में रहने वाले पाकिस्तानी, किसने उम्मीद लगाई थी? अच्छा किसने उम्मीद लगाई थी? सही है, जो लोग मैं इनको यही कह रहा था।
अरे भाई, जो एमएफओ की जन्नत में रहते हैं, माजरत के साथ, उन्होंने उम्मीद लगाई थी। सही बात। आप दुनिया में कौन से एक मुल्क का नाम दे दीजिए मुझे पिछले 70 साल 80 साल में जिस मुल्क का पीसीबी या क्रिकेट बोर्ड का सदर जो है वजीर आजम अपॉइंट करता हो। या चलिए वो भी छोड़ दीजिए, तो बात पुरानी हो गई। आप मुझे किसी एक मुल्क के क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का नाम बताइए जो वजीर दाखिला भी हो, कभी कभी वजीर फॉरेन मिनिस्टर भी बन जाए, सेनेटर भी हो, वजीर आजम भी बनना चाह रहा हो, क्रिकेट भी ठीक कर रहा हो, और सबसे बढ़ के जिस मुल्क में इमदाद देने जा रहे हो, जिससे कर्जे रिस्केड्यूलिंग कर रहे हो, खाने पीने के काशिफ साहब, आपको इतना कुछ पता है कि हम आपको ज्यादा आपसे ये बस पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम मुतहम्मिल नहीं हो सकते ऑन एयर इन चीजों के, तो हम आपके प्रोफेशन पे आते हैं। ये बात अब आपने सही कर दी। सही कर दी। इसीलिए आपके प्रोफेशन जब मेरी आपकी गुफ्तगू हुई तो मैंने यही दरखास्त की थी कि मुझे मत लिया करें, मुझे मत लिया करें। एक तो पीका का कानून है, हम मुल्क से बाहर हैं, हमारे जज्बात मुख्तलिफ है, लेकिन मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा कि 38 जगहों पे ह्यूस्टन में 2024 के वर्ल्ड कप का पाकिस्तान हिंदुस्तान का न्यूयॉर्क वाला मैच दिखाया जा रहा था, और वहां की टिकट आखिरी वक्तों में नाश्ता और खाने के साथ ब्लैक में फरोख्त हो रहे थे। कल के मैच के लिए 11 रेस्टोरेंट्स ने मांगी थी इजाजत, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ने दिखाया, 9 के पास लोग ही नहीं गए। पहले ही समझ गया था जो क्रिकेट को जानते हैं। ये है हालत पाकिस्तान क्रिकेट के हालात के हवाले से, समंदर पार पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन यही है ऐसी। अच्छा, अब अपने जरा प्रोफेशन के बारे में बताइए, कब पाकिस्तान से जाना हुआ और वहां कैसे आपने अपने आप को एस्टैब्लिश किया, जरा अपनी फील्ड से मुताल्लिक में बताइए। मैं 1992 में डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ के निकला था, और मैंने मेडिकल वहां से किया। उसके बाद फिर रश यूनिवर्सिटी से मैंने अपने इंटरनल मेडिसिन की ट्रेनिंग करी, फिर एक्स्ट्रा इंटरनल मेडिसिन ट्रेनिंग करी, स्पेशलाइजेशन मैंने ड्यूक यूनिवर्सिटी से करी जीरियाट्रिक्स के अंदर। उसके बाद हेमेटोलॉजी ऑन्कोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास मेडिकल ब्रांच से करी। उसके बाद मैं एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर से बोन मैरो ट्रांसप्लांट करी, फिर कैंसर सेंटर से शुरू किए। अब अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अस्पताल और क्लिनिक्स वगैरह कुछ छोटा मोटा, बस ऐसे ही, कोई खास नहीं। सर, यूएस में डॉक्टर छोटा मोटा कहाँ होता है, और जो आपने ये लिस्ट बता दी है उसके बाद तो छोटा मोटा मुश्किल है सर। लेकिन जो कर्ज है मट्टी का, उस मट्टी के कर्ज को उतारने में हम आशुफ्ता सिरों ने वो कर्ज उतारे, वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। सही बात, यकीन मानिए। लेकिन लगता ऐसा है कि शायद 1% भी ना उतार पाए। इस मट्टी का वो कर्ज है हमारे ऊपर जिसकी दर्द और जिसकी दुखन आप मेरी लहजे में महसूस कर रहे होंगे। आज हम जो कुछ भी हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में हैं, आज सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की वजह से है। अगर हमें 500 रुपए में, टोटल 500 रुपए में 5 साल में डॉक्टर ना बनाता, तो ना आप मुझसे आज बात कर रहे होते, ना मेरी कोई पहचान होती, ना मेरी कोई तालीम होती, ना मेरा कोई मेयार होता। लेकिन उसी पाकिस्तान का जब मैं ये हशर देखता हूँ कि पीसीबी का सदर रोल्स रॉयस से निकल रहा है और आकर के मुस्कुराता हुआ वापस चला जाता है, पाकिस्तानी कौम को जिल्लत से हम किनार करके, तो दिल नहीं बचता। फिर हम जिंदा लाशें बन जाते हैं। हम उसको एब्जॉर्ब, हरभजन सिंह ने कहा, हरभजन सिंह ने क्या कहा कि ये तो पाकिस्तान था ही नहीं, ये तो मुझे जिम्बाब्वे या बर्मा की टीम लग रही थी। बिल्कुल ऐसे, मतलब कोई है ही नहीं ना। आपकी टीम में 3 ग्रुप बने हुए। आपको जब पिछले 2024 के वर्ल्ड कप के बाद बताया गया, कोच ने आके कि साहब आपकी टीम में 3 ग्रुप्स हैं, एक फला का, एक मैं नाम नहीं लूंगा, पीका का कानून है ना, तो नाम नहीं लूंगा मैं, तो ये है वो है, तो आपने कहा अच्छा हाँ हमें पता है, आपने कोच को फारिग कर दिया। नहीं, वो 3 कैप्टन खेल रहे हैं ना। मैं शाहीन शाह अफरीदी, वो चाहते हैं मैं कैप्टन बन जाऊं, बाबर आजम, उनकी कैप्टनसी चली गई तो वो सोचते हैं कि मुझे हटा दिया गया, और रिजवान है तीसरे। तीनों कैप्टन आपके खेल रहे हैं, और तीनों चाह रहे हैं कि जिसकी कैप्टनसी में खेल रहे हैं उसको फेल कराना है हमने। ये लग रहा है मेरे भाई, ये मुल्क की अपनी माँ के पेट से लाए थे ये। मुझे जवाब दो ना, हम पागल हैं। 25 करोड़ आवाम को एक काम करो ना यार, आपने बड़ा अच्छा सा एक एटम बम बनाया हुआ है, मार दो ना यार एक दफा। बिजली आप खा गए, तालीम आप खा गए, सेहत आप खा गए, मेयार जिंदगी आप खा गए, माँ बाप की जिंदगी आपने तबाह कर दी, नस्लें आपने तबाह कर दी, क्रिकेट हॉकी आपने तबाह कर दी, स्क्वाश आपने तबाह कर दी, बैडमिंटन आपने तबाह कर दी, क्रिकेट को दफना आपने किया। सही है, जज्बात अपनी जगह है, सही बात और खेल है, हमारे भी यही जज्बात है, और हम भी दुखी दिल के साथ ये बात कर रहे हैं। क्यों नहीं
भी कुछ करते। अच्छा डॉक्टर काशिफ ये बताइए आने वाले दिनों में रमजान आने वाला है, क्या प्रिपरेशंस हो रही हैं और क्या ह्यूस्टन में ऑब्वियसली पाकिस्तानी कम्युनिटी इज बिग, तो हम क्या एक्सपेक्ट करें जी, किस तरह का रमजान गुजरने वाला है और क्या कोई ड्राइव्स होती हैं ऐसी? जितना दीन पाकिस्तान के बाहर है, यकीन मानिए आप लोगों को, आप आते जाते रहते होंगे, आपके अजीज व अकारिब भी यहाँ रहते होंगे, वो आपको मुत्तला करते रहते होंगे वक्तन फवक्तन। माशाल्लाह बहुत जबरदस्त एहतमाम के साथ रमजान और रमजान की तमाम जो 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 सिलसिले हैं, तरावियों के, सहरियों के। अच्छा अब तो यहाँ पे सहरियों में दावतें शुरू हो गई हैं। पहले तो अफ्तार पार्टियां होती थी ना, अब सहरी पार्टी शुरू हो गई है। 2:30 बजे रात से सुबह 4:30 बजे तक सहरियां होती हैं और उसके बाद बच्चे बड़े बूढ़े सब माशाल्लाह रमजान और तरावी और शबीने और दर्स कुरान और दौरे कुरान, बिल्कुल माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन मामलात है जी। और हर तरह वैसे से एक ये बड़ा मुख्तसर वक्त में आपसे बात हुई है, कभी एक तवील निशिस्त लगाएंगे, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि डॉक्टर नहीं लगाएंगे यार, रहने देना सर, शायद ऑन एयर ना लगाए, ऑफ एयर लगा कहने तो दे, कहने में क्या हर्ज है। ऑफ एयर लगेगी, ऑन एयर नहीं लगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर काशिफ अंसारी ह्यूस्टन से हमें ज्वाइन कर रहे थे। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड क्या एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी सभी कर रहे होते हैं, और उसमें जब गुस्सा होता है इंसान को अपनी टीम पर, जितना आप सपोर्ट करते हैं अपनी टीम को, पाकिस्तान को, उतना ही फिर दिल भी दुखता है। बिल्कुल जनाब, एक छोटी सी ब्रेक के बाद अब वापस हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। जी नाजरीन, वेलकम बैक। चैंपियंस ट्रॉफी का तो पता नहीं क्या ही हुआ, लेकिन हमारे पास मुल्क में और भी बहुत सारे ऐसे खेल हैं जहां चैंपियंस अनगिनत है, लेकिन ना उनको कोई देखता है, ना उन पे कोई नजर डालता है, ना उनको कोई एलिवेट करने की बात। बिल्कुल ऐसा ही है। आज हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है जो कि ताइक्वांडो चैंपियन है, सैयद अबू हुरैरा, जिन्होंने फ्रांस में मुनक्किद होने वाली इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तीसरी पोजीशन हासिल की। आप ये देख रहे हैं मेडल के साथ उनकी तस्वीर भी। सैयद अबू हुरैरा ने सीनियर कैटेगरी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया और 20 से ज़ायद ममालिक ने इसमें शिरकत की थी। वो ऐसे ही छोटा मोटा इवेंट नहीं है, 20 से ज़ायद ममालिक हैं। इन्होंने मलेशिया, कतर, दुबई, थाईलैंड और जापान में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी ये कर चुके हैं। तो ये जो फ्रांस में चैंपियनशिप हुई है, इससे मुतालिक ज्यादा हम बात करेंगे। इंट्रोड्यूस कराइए। बिल्कुल जी, अबू हुरैरा पहले भी हमारे शो पे आए थे, जाने से पहले आप आए थे, आपने कहा बहुत अच्छी तैयारी है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो अबू हुरैरा। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको कि आपने ये अनबिलीवेबल कारकर्दगी विदाउट एनी सपोर्ट की। थोड़ा बताइए, बड़े हो गए यार थोड़ा बताइए कैसा रहा ये सफ़र, कैसा रहा आपका जाने का, और कितनी टीम्स थी और सबसे ज़्यादा कंपटीशन किसने दिया? जी, ये फ्रांस की जो चैम्पियनशिप थी, इसका सफ़र अच्छा रहा। और क्या कहते हैं, जब मैं यहाँ पे आया था आपके शो में, उसके बाद ही मुझे यूएसए से भी इनविटेशन मौसूल हुआ था और फ्रांस से भी हुआ था। तो फिर हमने फ्रांस के लिए वीज़ा प्रोसेस किया और अल्हम्दुलिल्लाह 7 डेज़ में वीज़ा भी मुझे मिल गया। लेकिन इस चैम्पियनशिप के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं थी, तो मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किलात का भी सामना रहा है स्पॉन्सरशिप ना होने की वजह से। लेकिन जाने से एक दिन कबल जो मेयर कराची हैं बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, उन्होंने मुझे टिकट स्पॉन्सर किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इवेंट में भी गया और वहाँ पे मेरी मुख्तलिफ मतलब ममालिक के प्लेयर्स ने शिरकत की थी और मैंने फ्रांस को एक फ़ाइट बीट भी की थी और क्वार्टर फाइनल में कुछ पॉइंट्स के फ़र्क से मैं बस लूज़ कर गया। अच्छा, तो ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया, यही बड़ी बात है। कहाँ ट्रेनिंग वगैरह कहाँ करते हैं, कहाँ से ताल्लुक है वगैरह आपका, और कोई फैसिलिटीज़ हैं इतनी कि आप इस लेवल पे जाके भी ब्रॉन्ज मेडल जीत लें? ट्रेनिंग जो है वो हमारी एकेडमी जो है वो गार्डन पे ही है डिस्ट्रिक्ट साउथ में, और वहीं पे मैं शुरू से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। लेकिन सहूलियात बिल्कुल भी नहीं है, जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना भी रहता है। यहाँ पे जो हमारे ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स है वो मतलब उस लेवल के नहीं है कि मतलब वहाँ जाके मतलब मुकाबला करें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम जाते हैं वहाँ मुकाबला भी करते हैं। तो अबू हुरैरा, अब जैसे टेक्निक बहुत ज़्यादा दुनिया में आगे चली गई है और हमारे पास तो इक्विपमेंट नहीं है, तो आप उस गैप को मैनेज कैसे करते हैं? जब जैसे लास्ट चैम्पियनशिप मैंने अगस्त में खेली थी मलेशिया में, उधर जो मतलब हम इक्विपमेंट्स पहनते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है और पाकिस्तान में वो बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। तो जो हमारे अपोनेंट होते हैं वो मतलब पूरा साल उन्हीं इक्विपमेंट्स पे ट्रेनिंग करते हैं और हम बगैर उस इक्विपमेंट पे ट्रेनिंग भी नहीं करते, फिर भी वहाँ जाते हैं और मुश्किलात मतलब बहुत होती है पॉइंट्स गैप की वजह से, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जीत जाते हैं।
क्या बात है। क्या चाहेंगे कि गवर्नमेंट किस तरह सपोर्ट करे आप जैसे नौजवानों को, बताइए। जी बिल्कुल, मैं चाहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो प्लेयर्स को सपोर्ट करे। लास्ट टाइम भी हमारे प्लेयर्स थे, वो कतर में इंटरनेशनल मतलब बहुत बड़ा एक इवेंट होता है कतर में, वहाँ पे हमारे कराची से हमारे डिस्ट्रिक्ट के ताल्लुक़ रखने वाले आदि जाफरी थे, उन्होंने सिल्वर मेडल हासिल किया और उन्होंने उन प्लेयर्स को बीट किया जो मतलब पूरे साल में 20 से ज़्यादा इवेंट्स खेलते हैं। इस तरीके से हमारे एकेडमी के एक और बच्चा है मोहम्मद मीरान, उन्होंने भी इस तरीके से किया, लेकिन जब वो यहाँ पाकिस्तान में वापस आए तो उनको किसी ने पूछा भी नहीं, कोई पजुराई भी नहीं मिली। अच्छा, ये जो कंपटीशन हुआ फ्रांस में, कौन सा सेमीफाइनल में या फाइनल वाली फाइट, कौन सी फाइट याद है आपको कि यार ये मैच जा रहा था हाथ से, लेकिन मैंने क्वार्टर फाइनल का मैं आपको बता दूं, क्वार्टर फाइनल में हालांकि मेरे पॉइंट्स अपोनेंट से ज़्यादा थे लेकिन इसमें हर गेम्स के अपने अपने रूल्स होते हैं, क्रिकेट के अलग रूल्स हैं, इसके अलग रूल्स हैं, तो मतलब एक फाउल करने की वजह से मुझे पेनल्टी के ऊपर मतलब मेरे स्कोर जो था वो माइनस हुआ, जिसकी वजह से मैं फाइट बीट कर गया, वरना मैं फाइट जीत चुका था। ये आपके पास वीडियो भी मौजूद है। वो कराटे किड देखी आपने? जी, कराटे किड मूवी देखी है? बहुत पहले देखी, बहुत पहले देखी थी ना, बिल्कुल उसी तरह की जर्नी मुझे लग रही है। हाँ भाई जबरदस्त। अबू हुरैरा घर आए तो क्या फैमिली ने किस तरह इस्तकबाल किया, मोहल्ले ने किस तरह इस्तकबाल किया, अच्छा लगा? जी बहुत अच्छा लगा। पहले तो मतलब ऐसा था मोहल्ले में मतलब किसी को पता नहीं होता था, अभी तो न्यूज़ के तवज्जुह से ही पता लग जाता है सबको, तो मतलब फैमिली भी बहुत खुश थी और दोस्त वगैरह भी जो मतलब राब्ता नहीं भी करते थे वो भी राब्ता करते कि भाई मतलब सब मुबारक बन गए। अच्छा, एक एथलीट के लिए कितना ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे उसकी प्रेजेंस हो? जी बिल्कुल ज़रूरी भी है, और मतलब क्या कहते हैं, जैसे मैं हूँ एक एथलीट हूँ, अभी मैंने इंटरनेशनल मतलब चैंपियनशिप जीती, अगर सोशल मीडिया पे नहीं है तो मतलब किसी को पता भी नहीं चलता। अभी इसी तरीके से मैं जब फ्रांस में था तो हमारे एक दोस्त थे मतलब मैट्रिक्स पाकिस्तान के CEO हैं हसन निसार साहब, तो उन्होंने मतलब मेरी मीडिया पे मतलब कवरेज भी करवाई और मतलब लोगों को पता भी चला कि हाँ मैंने जीता है। इससे पहले जब मैं जापान और थाईलैंड में गया तब लोगों को पता भी नहीं चला था कि मतलब मैं वहाँ पे क्यों। लेकिन पता है इसकी ये मसला क्या है, ये अथॉरिटीज का काम है ना, ये तुम्हारा काम थोड़ी है कि भाई हो ना हो सोशल मीडिया पे, अगर दिल चाह रहा है तो ठीक है आप करने को, लेकिन ये तो अथॉरिटीज का काम है कि हमारा एक चैंपियन है यार, ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया फ्रांस में, 10 से ज्यादा ममालिक वहां पे कम्पीट कर रहे थे, इतनी बड़ी अचीवमेंट है, अथॉरिटीज कुछ नहीं करती है ना, ये प्रॉब्लम है। सोशल मीडिया पे होने से तो डाइवर्ट हो सकता है आपका फोकस। बिल्कुल, ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि मतलब आप एक जगह पे ध्यान नहीं देते, आप कभी इधर, मतलब फिर जब आप प्रैक्टिस पे भी एक तो स्पॉन्सरशिप नहीं है, उसकी वजह से मतलब प्रैक्टिस पे आपका ध्यान नहीं रहता। बहुत सारे लेवल्स पे एक एथलीट को जो सिर्फ अपने गेम पे फोकस करना चाहिए वो ये सारी चीजों पे फोकस कर रहा है। अच्छा अबू हुरैरा, पढ़ाई का क्या होगा फिर, पढ़ाई कैसे चल रही है? जी पढ़ाई भी चल रही है, अभी मैं मतलब अभी एग्जाम भी होंगे। अच्छा, तो पढ़ाई भी चल रही है। तो मतलब वो प्रैक्टिस की वजह से, ट्रेनिंग की वजह से पढ़ाई पे थोड़ा वो आता है, जोर आता है? नहीं, वो भी उसको भी मैनेज कर लेता हूँ साथ। क्या और ट्रेनिंग कितने घंटे? 2-3 घंटे ट्रेनिंग होती है? 2-3 घंटे, मतलब 3 घंटे एवरी डे 3 घंटे एनी डे। अकेडमी कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है तुम्हारा जहां से तुम पॉइंट लेते हो? किक? जी बिल्कुल, किक से, और फेस किक है मेरी, और क्या कहते हैं उसमें मैं नॉकआउट्स भी किए मैंने मुख्तलिफ किक्स पे, और मिडिल किक भी मेरी है। जो मेरा अपोनेंट था फ्रांस का, तो क्या कहते हैं उसको भी मैंने फेस किक्स मतलब 2-3 फेस किक उनको भी मैंने हिट की, तो वो बैठ भी गए थे, वीडियो में आप देखेंगे। अच्छा। यार एक बेस्ट देखो, तुम चैंपियन तो हो हमारे, लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ, मुझे जब तुमने कहा ना कि वो किक और ये थोड़ा सा यार दिखा दो, तो जरा जुहेब को 1-2 मारनी पड़ेगी, जरा मजा आ जाएगा थोड़ा सा अगर हो सके तो। नहीं अभी चलो ठीक है यार, मेरा दिल चाहा तो मैंने कह दिया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अबू हुरैरा, गली मोहल्ले में तो सब डरते होंगे आपसे, कोई पंगा नहीं लेता होगा? नहीं, मतलब इस तरीके से मैंने मतलब गली मोहल्ले में पहली तो मेरी दोस्त नहीं है, मतलब मैं दोस्ती नहीं रखता गली मोहल्ले में, मतलब दोस्त भी होते हैं, मतलब ज़्यादा अपने क्लब को टाइम देता हूँ, स्पोर्ट्स को ज़्यादा, मेरे दो स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ना, तो मतलब ना मेरी कभी लड़ाई है ना मैं लड़ने पे मतलब वो करता। ये तो असल में कराटे आपको पेशेंस और अपने ऊपर कंट्रोल सिखाता है ना, ये चीज, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि कोई कराटे फाइटर, तो फाइटर ऐसा नहीं है। स्पोर्ट आपको पीस सिखाता है, पीस सिखाता है। अच्छा, और अपने आगे आने वाले दिनों में जो और बच्चे छोटे आप देखते हैं जो आपको लुकअप करते होंगे कि जी ये चैंपियन है हमारे क्लब का, उनको आप ट्रेनिंग या उनके साथ टाइम गुजारते हैं? बिल्कुल, जो मतलब मैं अभी जैसे मैं फ्रांस में गया हूँ, अभी मैं वहाँ से मतलब जो चीज़ें मैं सीख कर आया वो मैं इन बच्चों में मतलब डिलीवर करूँगा, इन बच्चों को मैं बताऊँगा, क्योंकि वो तो मतलब उनके पास इतने वसाइल नहीं कि वो वहाँ तक जा सके। मैं वहाँ तक गया तो मेरा ये काम बनता है कि मतलब मैं यहाँ पे आके डिलीवर करूँ। और अगला टूर्नामेंट कौन सा है? इंशाल्लाह अभी और भी टूर्नामेंट से बहुत जाएंगे, यूएस भी है और मतलब मुख्तलिफ जबरदस्त। गोल्ड मेडल भी मिलने वाला है बहुत जल्दी। अबू हुरैरा, आपकी मेहनत,
आपकी लगन, आपकी जितनी भी स्ट्रेंथ है और जो रोज़ आप एफर्ट करते हैं उस पे हम आपको सलूट करते हैं। और ज़राए ना होने के बावजूद आप ये ब्रॉन्ज मेडल्स पाकिस्तान के लिए लेकर आए हैं। और ये सोशल मीडिया जो है ना, ये तुम्हारा ठीक है, ये सब कर लेंगे हम सब मिलके, जो है ना वो अबू हुरैरा को प्रमोट करेंगे, कोई ऐसा मसला नहीं। तुम फोकस रखो अपने गेम पर और वो जो टारगेट है। थैंक यू अबू हुरैरा, आपने हमें वक्त दिया। जी जनाब, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, कहीं मत जाएगा। विल बी बैक विद मोर व्यूज एंड न्यूज। हमारे साथ रहिए। जी जनाब, वेलकम बैक नाजरीन। अब बात होती है IMF के विजिट पे। बिल्कुल, IMF की टीम्स दौरे कर रही हैं। इससे पहले भी IMF की टीम ने एक दौरा किया था और मुलाकातें हुई। तो आज एक मुलाकात मुतवक्के है। मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। IMF के 24 से 28 फरवरी तक कार्बन लेवी और ग्रीन बजट पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात में मौसमियाती अखराजात की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग पर भी गौर किया जाएगा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सब्सिडी के फ्रेमवर्क पर भी बातचीत होगी। IMF की जानिब से ग्रीन बजट में तौसी की तजवीज़ का भी इम्कान है। इन तमाम उमूर पर बातचीत के लिए IMF का वक्त आ रहा है। इससे पहले भी याद होगा हमने रिपोर्ट किया दो दफ़ा बिल्कुल, और ये तीसरा वक्त है। इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे खाकान नजीब साहब। अच्छा, तो मुझे ये बताएं ज़ुहैब, IMF की इस तरह डेलीगेशन आना, क्या ये खुशाइन बात है? जी देखिए, IMF की डेलीगेशन आना तो खुशाइन बात है, क्योंकि देखिए हम IMF के प्रोग्राम में हैं और हम IMF से कर्जा लेते हैं। तो जब हम कर्जा लेते हैं तो वो रिफॉर्म्स की बात करते हैं। इससे पहले जब एक डेलीगेशन आया तो आपने देखा कि जुडिशल रिफॉर्म्स पर उसने बात किया कर कि आपके यहाँ रूल ऑफ लॉ की सूरत हाल क्या है, इस पर बात हुई। फिर गवर्नेंस पर बात हुई और किस तरीके से जो IMF पैसा दे रहा है या आप भी जनरेट कर रहे हैं पैसा टैक्स कलेक्ट करके, तो उसको कहाँ लगा रहे हैं, आपने बुनियादी रिफॉर्म्स कहाँ की हैं, तो इस पर ज़रूर बात हुई है। क्योंकि देखिए, FDI की हम बात करते हैं, पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम तो रेमिटेंसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारी बढ़ गई हैं, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस आ गई हैं। लेकिन रेमिटेंसेस तो जिस भी मुल्क का शहरी बाहर जाएगा वो जो उसके घर वाले खानदान वाले उनको भेजेगा, ज़ाहिर है अखराजात। लेकिन FDI आपके मुल्क में कितनी आ रही है, ये बहुत ज़रूरी है और FDI से मुताल्लिक बड़ी तशवीश भी है। तो अब ये जो IMF का वफ्द आज होगी, इसमें ग्रीन बजट की जो बात की जा रही है और इलेक्ट्रिक गाड़ियों से मुतालिक भी, तो इस पर जरा सा हम बात करेंगे। ग्रीन बजट है क्या? इसी पे हमें मजीद बात करने के लिए ज्वाइन किया है खाकान नजीब ने, इकोनॉमिस्ट हैं, माहिर माशियात हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर नजीब साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा, वालेकुम अस्सलाम जी। थैंक यू सर। सर सबसे पहले तो ये बताइए, काफ़ी सारे उमूर पे बात हुई है IMF के इस वक्त पे। सबसे पहले तो ये हमें और नाजरीन को भी बताइए कि ये ग्रीन बजट है क्या और इसकी इंक्रीमेंट पे क्या बात हुई है? देखिए, ग्रीन बजटिंग जो है उसका मतलब जो है आसान लफ्जों में ये है कि जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है उसको आगे लेकर चलें और ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको प्रमोट करें आप, जो पाकिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट चेंज और इन सब चीज़ों को स्पेसिफिकली जो है जाकर हिट करें। मसलन एक प्रपोजल ये हो सकती है कार्बन लेवी जो है वो लगा दी जाए। एक प्रपोजल ये हो सकती है कि जो क्लाइमेट मिनिस्ट्री है उसका बजट आगे आप बढ़ा दें। रिन्यूएबल के टारगेट्स हैं एनर्जी के जो आप बना सकते हैं। जैसे पाकिस्तान का एक टारगेट ये है कि 60% रिन्यूएबल एनर्जी का जो मिक्स है वो 2030 तक पाकिस्तान जो है मूव कर जाएगा इस पे। तो दिस विल रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी टेक्नोलॉजीज जो कि ग्रीन एनर्जी की तरफ मूव करें। इस ट्रांजिशन के लिए तकरीबन $100 अरब दरकार होंगे। ग्रीन बजटिंग प्रैक्टिसेस, इसका मतलब ये है कि जो आप फेडरल बजट है उसकी जो एलोकेशंस हैं वो सपोर्ट करती हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एफॉरेस्टेशन है, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन है जिसका मूव इस तरफ है। सो इसके बहुत से चैलेंजेस हैं और इसकी बहुत सी आप कहेंगे अपॉर्चुनिटीज हैं जो पाकिस्तान के लिए एग्जिस्ट करती हैं। आखिरी बात, एयर पोल्यूशन को हिट करना, वाटर स्केर्सिटी को हिट करना, फ्लड्स को हिट करना, हीट वेव्स, ड्राउट्स, ये है एक ओवरऑल ग्रीन मूवमेंट। आपको फिगर देता हूं कि जो पाकिस्तान का फॉरेस्ट कवर है इज बिलो 5.4%। इससे सॉइल इरोजन होती है अगर ये इतना ड्रॉप कर जाए, और इन चीज़ों को हिट करना इज दी ग्रीन और एनवायरमेंटली फॉरवर्ड एफिशिएंट पाकिस्तान
Right. अच्छा, आपने एयर पोल्यूशन की बात की और ये बड़ा मेजर हिस्सा है हम कहेंगे, और इस पर फिर ये कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों और उनकी सब्सिडी पर बात होगी। तो हम तो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान में वैसे ही गाड़ियां जो कि फ्यूल से चलती है, पेट्रोल से चलती है, डीजल से चलती है, वही लोग नहीं खरीद पाते हैं। तो अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बात तो करोड़ रुपए से ऊपर की बात है। तो ये सब्सिडी किस हद तक, यानी मोटरसाइकिल्स पर भी फोकस किया जाएगा हुकूमत की तरफ से, और फिर पाकिस्तान में बनेगी गाड़ियां तो फिर सस्ती होंगी ना? तो देखिए ना, सबसे पहली तो मैं हमेशा गुजारिश करता हूँ कि जब तक अपना माइंडसेट नहीं तब्दील करेंगे, अगर हम उसी तरह का काम करते रहेंगे जो आज भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ ठीक होगी नहीं। तो सबसे पहले ये है कि जो दुनिया के अमीर लोग बाहर डेवलप्ड मुल्कों में रहते हैं, वो बस और ट्रेन और सबवे से सफर करते हैं। तो समझने की कोशिश करें। जस्ट I was just living abroad recently. I mean, I've lived abroad a number of times, but recent example बताता हूँ। तो मैं अपने I've done well. It's नहीं कि मैं गाड़ी नहीं afford कर सकता। I have a car, but I would come down. I would catch the closest metro and be in my office in 5 minutes. So इसको समझने की कोशिश करें। गाड़ियाँ और मोटर बाइक्स ये ओल्ड स्टोरीज हैं। नई स्टोरी ये है कि what is a modern ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट कैरीज मेजॉरिटी ऑफ योर पीपल, इंस्टेड कि आप एक गाड़ी में 2 लोगों को कैरी करके ले जा रहे हो। सो पहली तो तब्दीली ही ये है कि हाउ डू यू गेट आउट ऑफ दिस। हमारा कोई भी शहर जो है वो इस तरह की मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन को बिल्ड नहीं कर पाया। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, जो फैक्ट्रीज और ब्रिक्स क्लिन्स हैं, एमिट हार्मफुल पोल्यूटेंट्स, हम आज तक शहरों के इर्द गिर्द ही इनको चला रहे हैं। नंबर 3, वेस्ट बर्निंग। नंबर 4, डस्ट एंड स्मॉग, नेचुरल डस्ट और सीजनल स्मॉग जो है, इसको कैसे आप ओवरकम करेंगे। जो कन्वर्जन टू क्लीनर फ्यूल्स हैं, एक जमाने में CNG शुरू किया था, फिर वो सारा जो है पता चला कि गैस खत्म हो गई है। अच्छा, इसी तरह व्हीकल्स जो अब हैं उनकी इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस, इसको किस तरह करेंगे। मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स जो हैं, जो डेवलप करें एफिशिएंट एरियाज विद स्ट्रिक्ट एमिशन कंट्रोल्स। अब ये सारे एरियाज कैसे होंगे। फिर अल्ट्रा लो एमिशन जोन्स होनी चाहिए। मैं आपको एक गुजारिश करूं, जो मेन सिटीज हैं यूरोप की और जो मेन एरियाज हैं, दे आर डेजिग्नेटेड कि वहां पे देयर आर 4 काइंड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, 1 2 3 4 गाड़ियों की। जो 3 और 4 हैं जो हायर एमिट करते हैं, वो आ ही नहीं सकती। आप कर सकते हैं इस तरह के काम। देखिए, पाकिस्तान में हम हमेशा कहते हैं कीमतें बढ़ा देना जो है वो बड़ा हार्ड डिसीजन ले लिया हमने। ये तो हार्ड डिसीजन है ही नहीं। हार्ड डिसीजन ये आप कहें कि अगर गाड़ी आपकी नंबर 3 और नंबर 4 पोल्यूट करती है तो मेन एरियाज ऑफ लाहौर, कराची, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर नहीं आ सकती। फिर आप देखें पोल्यूशन कैसे कम होती है, और फिर रेगुलेट कैसे करेंगे आप इंडस्ट्रियल एमिशंस को। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है नजीब साहब। जो हम देखते हैं पॉलिसीज़ आती हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। अच्छा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब बात करें, IMF का ये बहुत ज़ोर रहा है कि जी इकोनॉमी आपकी स्टेबल रहे। टैक्स कलेक्शन उसका एक बहुत बड़ा पॉकेट है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। उसके बारे में क्या हुआ और उस पर क्या बातें हुई? देखिए, एक तो बात बिल्कुल अया है कि पाकिस्तान में एक मैक्रो स्टेबिलिटी सी आ गई है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि IMF की इंगेजमेंट के बाद अफरात-ए-ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में एक नुमायां कमी आई है। एक्सटर्नल रिसोर्सेज बिल्ड हो गए हैं, रिजर्व्स 11-12 अरब डॉलर के करीब हॉवर कर रहे हैं। अब IMF के साथ ही आगे इस प्रोग्राम को आपने एक इंगेज रहना है। जो कबाते हैं, जो चीज़ें नहीं पूरी हो सकी, उनको पूरी करनी है और नए बजट की तरफ मूव करना है। इस स्टेबिलिटी को सीमेंट करने का बेहतरीन तरीका फंड के साथ इंगेज रहना है, बट फंड के साथ प्रोग्राम को ठीक निगोशिएट करें। 40% टैक्स बढ़ाने का जो हमने हदफ तय किया, उसको रीनिगोशिएट करें। सैलरी, मैन्युफैक्चरिंग, इस पे बातचीत करें। और पाकिस्तान के फिर जो वक्त और स्पेस मिली है आपको, इसमें जाके जो फंडामेंटल चीज़ें हैं, एनर्जी सेक्टर है, डीरेगुलेशन है, प्राइवेटाइजेशन है, ये सारे काम करें ताकि हम जो वक्त और स्पेस स्टेबिलिटी की है उसको यूज़ कर सकें, जिसे कहें प्रूडेंटली, इनटू बिल्डिंग अ रेजिलिएंट, एनवायरमेंटली फ्रेंडली इकोनॉमी, इनटू अ सस्टेनेबल
यानी कि ग्रोथ ऐसी हो जो जॉब क्रिएटिंग हो, जॉब जी, बहुत उस तरफ शुक्रिया जा सके। जी जी बहुत शुक्रिया खान नजीर साहब, आपने हमें वक्त दिया। और देखिए ग्रीन बजट की जो उन्होंने बात बताई है वो गवर्नेंस से ही जुड़ी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन होगी, आप सब्सिडी देते हैं नहीं देते हैं, एनर्जी आप कैसी बनाते हैं, वही बात है, पॉलिसीज कर रहे हैं लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन की बहुत ज़रूरत है। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इंक्रोचमेंट जो है और बहुत मुश्किलात हो रही हैं लोगों को, आवाम को, उस पर बात होगी, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। जी जनाब, वेलकम बैक। एंटी इंक्रोचमेंट कैंपेन क्या है, उस पर मजीद बिल्कुल इसकी हम बात करेंगे। और कराची का बहुत अहम ये मसला है, तजावुजात का खात्मा होना चाहिए। तो कैंटोनमेंट बोर्ड ने तजावुजात के खिलाफ जुमे को भी ऑपरेशन जारी रखा। गुलिस्तान जौहर में सर्विस रोड और ग्रीन बेल्ट पर कायम पुख्ता तजावुजात को हटा दिया गया। ग्रीन बेल्ट पर कायम 1 दर्जन से जायद होटल्स का सामान भी जब्त कर लिया गया। इस दौरान दर्जनों पथारे, केबल्स, ठेले समेत दीगर सामान तहवील में लिया गया। दूसरी तरफ क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड ने डिफेंस और क्लिफ्टन में तजावुजात के खात्मे के लिए ग्रैंड ऑपरेशन का फैसला किया है। सीबीसी ने क्लिफ्टन, डिफेंस, दरख्शां और गिजरी पुलिस को खत लिखा है। इस सिलसिले में इंसदाद तजावुजात मुहिम 10 मुख्तलिफ मकामात पर की जाएगी। सीबीसी की विजिलेंस टीम की 5 मोबाइल्स और 50 अफराद ऑपरेशन की निगरानी भी करेंगे। तो इस मुहिम को तेज किया जाएगा। हमें ज्वाइन किया मीर बिलाल, वाइस प्रेसिडेंट CBF हैं। अब ये कैंटोनमेंट किस तरीके से अमल दरामद करेगा ये हम जानें। जी अस्सलाम वालेकुम मीर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन में अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की जा चुकी हैं अभी तक? जी वालेकुम सलाम सरवत और ज़ुहैब, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। जी जी अच्छा जी, कार्रवाइयों के हवाले से बताता चलूँ तो सबसे पहले ये जानना होगा कि ये ऑपरेशन जो है, जो DG मिलिट्री लैंड एंड कैंटोनमेंट है, उनकी हिदायत पे हो रहा है और ये पाकिस्तान के तमाम कैंट्स में हो रहा है विद द कोलैबोरेशन ऑफ जो हमारे मकामी DCs हैं, उनके कोलैबोरेशन के साथ ये ऑपरेशन हो रहा है। अच्छा, जो कार्रवाइयों का बाकायदा जो आगाज हुआ है वो लास्ट वीक से हुआ है और थर्सडे वेडनेसडे से आप समझ लें ऑफिस सीरीज का आगाज हुआ है। और इसमें मुतादिद कार्रवाइयाँ हुई हैं, जिसमें से टिया पतारा माफिया और जितने भी होटल्स वगैरह बने हुए थे। मैं गुलिस्तान जौहर बिलखुसूस CBF की अगर बात करूं तो इसमें मेनली जो इंक्रोचमेंट थी वो गुलशन जमाल, जिसमें बहुत आपने देखा होगा, अगर आपका यहाँ से गुजरना हो तो बहुत सारे होटल्स थे जो कि ग्रीन बेल्ट्स में बने हुए थे, उनको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ गुलिस्तान जौहर है, गुलिस्तान जौहर में जितना भी रोड पे जितने भी। अच्छा मीर साहब, आपसे ये एक सवाल है, आपके पॉइंट को ही आगे लेके चलेंगे। बहुत सारी जगह हम देखते हैं कि इंक्रोचमेंट खत्म होती है, फिर थोड़े अरसे बाद वो वापस आ जाती है। तो कोई ऐसी पॉलिसी है कि इसको कॉन्स्टेंटली इम्प्लीमेंट किया जाए और वो दोबारा ना आ सके? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ये ऐसा अमूमन चलता आ रहा है। आप साफ करके जाते हो, 4 दिन बाद जो है फिर वहीं पर लग जाता है। जहाँ तक इदारे की बात है, इदारा लास्ट वीक ये ऑपरेशन हुआ है और इदारा इसको कोशिश कर रहा है कि इसको कंट्रोल करने की, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि कंट्रोल करना नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन मुमकिन भी है अगर तो इसमें प्रॉपरली DCs इन्वॉल्व रहें, पुलिस इन्वॉल्व रहे, ट्रैफिक पुलिस इन्वॉल्व रहे, और ये एक मजमूई तौर पे ये ऑपरेशन अगर कराची लेवल पे किया जाए तो मैं समझता हूँ ये चीजें बेहतर रहेगी। अच्छा, ये जो परमानेंट तजावुजात है ये भी हटाई जा रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कराची में हमने वक्तन फवक्तन तजावुजात के खिलाफ ये ऑपरेशंस देखे और जो तजावुजात हटाई गई उनमें रिहायशी इमारतें भी बहुत सी हमने देखी, उनको वहां पानी, बिजली, गैस के बिल्स भी मिल रहे थे उनको। ये एक बड़ी अनोखी बात है कि उनको NOCs भी मिले हुए थे, यूटिलिटी के बिल भी उनके पास मौजूद थे और बिल्स दिखाते थे बाकायदा। तो ये क्या कहानी है, ये क्या माजरा है? अच्छा, जहां तक मैं फैसल कैंट के हवाले से बात करूं तो यहाँ पर ऐसा कोई भी मामला नहीं है। लास्ट कुछ आप समझ लें 4-5 सालों पहले मैंने भी ये चीजें देखी कि जी उसमें मौजूदा जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उनके बिल उनको आ रहे हैं, जैसे किसी को KLT का कनेक्शन दिया हुआ है। अब ऐसा नहीं है, अब चीजें थोड़ी सी बेहतर हैं, लेकिन ये कि इसको कंट्रोल करने की जरूरत है और कंट्रोल करने के बाद जो है वो प्रॉपर इस पे एक चेक हो,
ताकि ये कि आगे से ये मामला ना हो सके। और ज्यादातर ये कुंडा इस्तेमाल करते हैं जो कि किसी अपार्टमेंट से ले लिया या किसी सामने के इलेक्ट्रिक की ही कुछ सही, वो कुंडा लगा लेते हैं। जी जी सही। अच्छा, ये बताइएगा, इस पूरी मुहिम में केएमसी और डीएमसी भी इन्वॉल्व होंगे? जी जी। फैसल कैंट में चूंकि हमारे पास एक आपको पता है ये एक ग्रैंड ऑपरेशन है, तो इसमें एक हमारे पास एक अपनी व्हीकल्स वगैरह मौजूद हैं, लेकिन वो एक लिमिटेड तादाद में है। तो हमें जब जरूरत पड़ती है तो इस पे हम जो है वो सपोर्ट लेते हैं। जैसे लास्ट जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ लास्ट वीक, उसमें केएमसी भी हमारे साथ इन्वॉल्व था मशीनरी की हद तक। एक और चीज बताइएगा, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने फैसला किया है कि चार्ज पार्किंग कहीं भी नहीं होगी और पार्किंग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन की भी बात की गई है। कोई पर्ची आपको दे, पार्किंग की कोई फीस आपने नहीं देनी, शहरियों को वाज़ेह तौर पर बता दिया गया। तो कैंटोनमेंट के इलाकों में भी ये नाफिज हो गया है ये कानून? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये कैंटोनमेंट में तो जस्टिस गुलजार साहब का जब से ये ऑर्डर आया था सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद से ही ये सिलसिला खत्म हो गया था। लेकिन चूंकि बीच बीच में कुछ लोग निकल आते हैं जो कि अपने अपने तौर पे जो है वो एक पार्किंग माफिया की शक्ल इख्तियार की हुई थी। वो एक छोटी सी रिसिप्ट बुक बना लेते हैं, उस पे 30 या 50 रुपए लिख के और वो कर रहे होते हैं। जैसे ही हमें इंटीमेशन मिलती है, मैं पर्सनली खुद अपनी फैमिली के साथ 1-2 दफा एक ऐसी जगहों पे गया जहाँ पर जो है मुझे जो है वो रसीद पकड़ा दी गई 50 रुपए की, आपने दी यहाँ पार्किंग है। तो मैंने फिर सवाल किया और फिर मैंने देन एंड देयर इदारे के लोगों को बुला के कि भाई यहाँ पर इस तरह से बंदों को फिर हमने जो है उनके अरेस्ट करवा के थाने के हवाले किया। राइट। तो जहाँ तक सीबीएफ की बात है, यहाँ पर ऐसा कोई चार्ज पार्किंग नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे माफिया हम देख रहे हैं। जी बिल्कुल मीर साहब, मतलब मिलेनियम मॉल के पास चार्ज पार्किंग होती है, इंडस हॉस्पिटल के पास चार्ज पार्किंग होती है, और अगर आप वो पार्किंग के पैसे ना दे तो वो बाइक्स उठा के ले जाते हैं। तो कितना जरूरी है कि इसको एक यूनिवर्सल तरीके से, यूनिफाइड तरीके से इम्प्लीमेंट हो और इस पे मतलब एक रीइंफोर्स हर थोड़े अरसे बाद किया जाए। देखिए जी, मैं समझता हूँ चार्ज पार्किंग वैले के तौर पे, अगर आप वैले के तौर पे देखें, चूंकि पार्किंग का तरीकेकार ये होता है कि रोड पे लोग गाड़ियां लगा के चले जाते हैं और बेहंगम तरीके से ट्रैफिक का उसके वजह से काफी प्रॉब्लम हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक लीगली तौर पे चार्ज पार्किंग का एक मैकेनिज्म बनाया जाए जिसको जो है लीगलाइज प्रॉपर किया जाए और उसके एक तरीकेकार सेट हो। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर तो वहां पर कोई पूछने वाला नहीं होगा कि जी गाड़ी आप ऐसे लगाएं, तो बिल्कुल डेडिकेटेड एरियाज और पार्किंग एरियाज, ये आप सही कह रहे हैं, कोई सिस्टम ऐसा बनना चाहिए। एक सवाल मैं कर लूं, ये जो गुलिस्तान जौहर का इलाका है, ये कैंटोनमेंट का इलाका है सर, और यहाँ पर रमजानुल मुबारक के दौरान तो खास तौर पे आप देखते हैं कि पथारे ठेले वगैरह, मतलब रोड तो बिल्कुल एक गाड़ी की रह जाती है, बाकी सब ये ठेले वगैरह ही खड़े होते हैं और पुलिस आती है या फिर कानून वो आके हटाते हैं उनको, एक बार रात में फिर वो खड़े हो जाते हैं आके, फिर दिन में। तो इन चीजों को आप देख रहे हैं और इस पर कोई हिकमत अमली बनाई आपने? चूंकि ऑपरेशन का तसलसल अपनी तौर पर जारी है, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इसको रमजान भर जो है वो जारी रखा जाए, ताकि जो आने जाने वालों आमदोरफ्त का मसला है वो हल हो सके। ट्रैफिक पुलिस से भी हमारी बात चल रही है इस हवाले से। चूंकि जौहर मोड़ जो है आपने स्पेशली देखा होगा बहुत ज्यादा जाम होता है, तो उसमें ट्रैफिक पुलिस से भी बात चल रही है और ट्रैफिक पुलिस ने भी कोई सद्देबाब उसका देखा है। तो रमजान के हवाले से इंशाल्लाह आपको बेहतरी नजर आएगी। बिल्कुल जी। अमीर बिलाल अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हम इस सारी चीज़ पे आगाही दी। भाई देखिए वही है, विद इन बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनको मिलके काम करना पड़ेगा, और जो इंक्रोचमेंट करते हैं उनको कॉन्स्टेंटली उस पे एंटी इंक्रोचमेंट वाली टीम्स को बार बार जाके ये देखना पड़ेगा, सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। वो जो मैंने सवाल किया था उन्होंने कहा कि अब ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा था और बेशतर ये ऑपरेशंस में बिल्कुल कि अगर रिहायशी इमारत आप गिरा रहे हैं तो जब वो बनी पूरी इमारत, तब लोग कहाँ थे, एनओसीज किसने दे दिए उनको, फिर उसके बाद जब मीटर लग रहा है, गैस का, बिजली का मीटर लग रहा है, पानी का की सप्लाई हो रही है, तो वो कैसे हो रही है, बिल्स कहाँ जा रहे हैं और वो बिल्स कौन दे रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है जी जनाब। तो इस तरह के और भी मसाइल से हम आपको आगाही देंगे कल एक बार फिर। मुझे और ज़ुहैब को आज के शो से इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।